नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर रिया अब अपनी ब्यूटीफुल लेडी अवंतिका से मिलती है तो वो उनसे कहती है कि उन्होंने उसे बहुत ही मिस किया और साथ के साथ अब वो यहाँ पर जब अवंतिका किंग से मिलने के लिए जाती है तो वो यहाँ पर साथ के साथ कंप्लेंट भी करती है कि सच में उसे सभी लोग कितना ज़्यादा टास्क देते हैं, जबकि उसके डैडी वो अपने डैडी से सबकी शिकायत करेगी, वो अपने डैड को बोलेगी। तो अब यहाँ पर रानी अवंतिका उसे कहती है कि ठीक है, आज मैं आपको आपका शेड्यूल दूंगी। ये सुनकर अब रिया घबरा जाती है और वो कहती है नहीं नहीं, हम तो आटे से गेहूं बनाने जा रहे हैं। ये सुनकर अवंतिका कहती है क्या कहा आपने? तो इस बात पर रिया ने तुरंत अपनी बात संभालते हुए कहा ओ सॉरी, मेरा मतलब है गेहूं का आटा बनाना। वैसे रोटियां कौन बनाएगा? रिया की बात सुनकर अवंतिका हल्का सा मुस्कुराई और बोली वो तो हम ही बनाएंगे, आप जाइए, हम बस कुछ ही देर में आपको ज्वाइन करते हैं। अब उसकी ये बात सुनकर रिया जल्दी से वहां से भाग जाती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो कुछ समय और यहाँ पर रही तो शायद उसका आज का शेड्यूल और भी बहुत ही टाइट हो जाएगा। तो इधर रिया के जाते ही रानी अवंतिका भी वहां से निकलकर धीरे धीरे किंग के फ्लोर की तरफ जाने लगती है। कुछ ही देर के बाद जैसे ही वो किंग के फ्लोर पर पहुंची तो उनकी नजर सामने खड़ी अनिका के ऊपर जाती है। अनिका काफी देर से वहीं पर ही खड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। अवंतिका ने अनिका को जैसे ही वहां पर देखा तो वो उन्हें देखते ही उनके पास जाकर प्यार से अब उनसे पूछती हैं आप ठीक तो है ना? इधर अवंतिका की आवाज सुनकर अनिका ने उनकी तरफ देखा और फिर थोड़ी सी झिझकते हुए बोली राजमाता, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? अनिका की ये बात सुनकर अब यहाँ पर राजमाता कहती है गलती नहीं तो ऐसी तो कोई भी बात नहीं है कि आपसे कोई गलती हुई है, लेकिन आप ये बात क्यों पूछ रही हैं? आपको ऐसा लगा भी क्यों? अब ये सुनकर अनिका कुछ पल के लिए चुप रहती है। उसके मन में जो बात काफी देर से चल रही थी आखिरकार उसने अब वो यहाँ पर कह दी। अनिका कहती है राजमाता, जब हम एलिवेटर से ऊपर आ रहे थे ना तब हमने आपको रिया के साथ देखा। जिस तरह से आप रिया का ख्याल रख रही थी, जिस तरह से आप उससे प्यार से बात कर रही थी, उसे देखकर मुझे लगा कि शायद आप उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हैं। अनिका की आवाज में आज शिकायत नहीं थी बल्कि एक मासूम सी उदासी थी। हालांकि अनिका कभी भी अपनी इमोशंस ऐसे किसी को कहती नहीं थी। अब वो धीरे से कहती है लेकिन मुझे तो आपने कभी इस तरह का प्यार नहीं दिया। जब से मुझे आपके बारे में पता है मैंने आपका एक सख्त रुख ही देखा है। ये सुनते ही अवंतिका कुछ क्षणों के लिए तो बिल्कुल ही शांत हो गई। उन्होंने अनिका के चेहरे की तरफ देखा और उन्हें समझ आ गया था कि अनिका के दिल में ये बात कितनी गहराई से बैठ चुकी है। अवंतिका उसके पास बैठते हुए कहती है देखो, ऐसी बात नहीं है, आपको शायद हमारी एक आदत गलत समझ में आ गई है। अनिका अब चुपचाप उसकी तरफ देखती है। वो यहाँ पर अवंतिका को क्या कहना चाहती थी वो समझने की कोशिश करती है। इधर अवंतिका अब अपनी हल्की मुस्कान के साथ कहती है पता है, जब हम छोटे थे ना तब हम भी अपनी नानी के घर जाया करते थे। हमारी नानी हमारे साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। हर छोटी बड़ी बात पर हमें डांट दिया करती थी। हमें समझ में नहीं आता था कि आखिर वो हमारे साथ इतना सख्त व्यवहार क्यों करती है। अनिका ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। अब अवंतिका आगे कहती है वैसे हमें इसका सही कारण तो कभी पता ही नहीं चला, लेकिन समय के साथ हमें समझ में आया कि उनके सख्त होने के पीछे भी हमारा ही भला था। ये सुनकर अनिका कहती है तो क्या आप मेरे साथ इसलिए सख्ती करती हैं? अवंतिका उसकी आंखों में देखते हुए कहती है शायद हाँ, क्योंकि मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि जब कोई इंसान हमें अपना लगता है ना तो हम उसके लिए थोड़ा ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। रिया के साथ हमारा रिश्ता अलग है और आपके साथ हमारा रिश्ता अलग है।
अनिका अब कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती है, लेकिन जैसे शब्द उसके गले में ही अटक गए थे। अवंतिका ने उसका हाथ अब अपने हाथ में लेते हुए कहा, आप कभी ये मत सोचना कि हमारे दिल में आपके लिए प्यार कम है। बस हम अपने प्यार को दिखाने का तरीका नहीं जानते हैं। क्योंकि रिया एक बच्ची है, इसलिए शायद उसके सामने हम अपने प्यार को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाते हैं। वैसे एक बात और हम आपको अपने बचपन की बताते हैं। पता है, जब हम अपनी नानी माँ के घर जाते थे ना, जब वो हमसे ऐसा बिहेव करती थी तो हमें अच्छा नहीं लगता था। अब वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, इनफैक्ट वो तो जब हमारे घर भी आती थी ना, तो बस हमारे पापा से ही बातें करती थी। उनके और हमारी माँ के बीच में एक अजीब सी खामोशी रहती थी, क्योंकि उस समय तो हम बहुत ही छोटे थे। जैसे अब ये कहते हुए वो किसी पुराने यादों में खो जाती है और अब कहती है, हमने उस उम्र में बहुत कुछ समझा तो नहीं था, लेकिन उस रिश्ते के बीच की तनातनी को महसूस जरूर किया था। हमें समझ आता था कि कुछ ऐसा है जिसके बारे में घर पर कोई बात नहीं करना चाहता था। बस उनके बीच मीलों की दूरी होती थी। अनिका चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी और अब वो कहती है, शायद इसी वजह से मैं ये सब कर पा रही हूँ। हमें लगता है शायद हर नानी और अपनी ग्रैंड डॉटर का रिश्ता ऐसे ही होता होगा। हमें लगा कि शायद यही सामान्य है, शायद बड़े होने पर रिश्ते ऐसे ही हो जाते हैं। अवंतिका की आवाज़ में हल्की कड़वाहट साफ महसूस हो रही थी। लेकिन सच कहें तो हम आपकी माँ से नाराज़ जरूर थे, बहुत नाराज़, वजह जो भी रही हो। लेकिन जब हमें पता चला कि आपने सिर्फ 19 साल की उम्र में प्रेगनेंसी को फेस किया है, तो हमारे लिए उसे स्वीकार करना आसान नहीं था। हमें लगा कि इतनी कम उम्र में इतना बड़ा फैसला, ये हमारे लिए बिल्कुल भी स्वीकार करने लायक नहीं था। और इसी चीज़ के लिए हम आपकी माँ से नाराज़ थे कि आखिर वो आपके लिए एक ऐसा डिसीजन कैसे ले सकती है। अब ये सुनकर अनिका तुरंत अब अपनी स्वाति माँ के पक्ष में कहती है, लेकिन राजमाता, आपको ये भी तो समझना होगा ना कि वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। अगर मैं उस वक्त अब अनिका अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई कि अवंतिका उसे रोकते हुए कहती है, उसकी वजह भी तो आपकी माँ ही है ना, क्योंकि आपकी माँ ने जो आपके साथ किया उसी की वजह से ही आपकी जान बचाने के लिए उन्होंने ये सब करना पड़ा। लेकिन उसमें भी दोषी तो वही है ना। अब अनिका कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। अब वो अवंतिका की तरफ देखती है और फिर बहुत ही संयमित आवाज में कहती है, राजमाता, ये आपका अपना पर्सपेक्टिव है। आपकी नज़र में मेरी माँ गलत थी और मेरी नज़र में वो सही है, क्योंकि मेरी माँ ने जो किया वो सही का किया। अब अवंतिका कुछ कहने लगी, लेकिन अनिका ने पहली बार अपनी बात पूरी मजबूती से रखी। और अब अनिका कहती है, आज मैं खुद एक माँ हूँ, और एक माँ अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या कर सकती है, ये शायद वही समझ सकती है जो खुद उस रिश्ते को जी चुका हो। अपने बच्चों को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, और यही काम तो आपने भी किया था। बताइए, क्या आपने अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या आपने ये सब नहीं किया? अरे, आप जिंदा होते हुए भी सबकी नज़रों में आपने भी वो जीवन जिया है, तो अब आप खुद ही बताइए। जब आपने ये सब कुछ किया था तो अपने बच्चों को ध्यान में रख कर किया था, तो आप बताइए ना मुझे कि आप सही और मेरी माँ गलत कैसे हो गई। अनिका अब सीधे ही रानी अवंतिका से ये सवाल करती हैं। अनिका के इस सवाल पर अवंतिका के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उन्होंने कुछ पल तक अनिका की तरफ देखा और फिर बड़े ही शांत अंदाज में पूछती है, तुम्हें तुम्हारी माँ कभी भी गलत नहीं लगी अनिका? अनिका ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इवन वो मुझे हमेशा से ही सही लगी है, जब से मैंने अपनी माँ के बारे में जानने की कोशिश की। क्योंकि जब बचपन में मुझे उनके बारे में पता चला था कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, मैंने अपनी माँ के बारे में जानने के लिए बहुत सारी कोशिशें की हैं,
तो बस मैंने जितने भी उनके बारे में जो भी कुछ पता चला, पहले मेरे सवाल बहुत ज़्यादा थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं अपने सवालों तक पहुंची और फिर जैसे मैं अपनी माँ तक पहुंची, मुझे मेरी माँ कहीं भी गलत नहीं लगी। ये सुनकर अवंतिका की बोहें थोड़ी सी उचक जाती है और वो वनिका के जवाब को ध्यान से मानो वनिका के जवाब को ध्यान से समझना चाहती हो। इधर अनिका आगे कहती है, क्योंकि उस वक्त परिस्थितियाँ जैसी थी, मेरी माँ को उस समय जो सही लगा उन्होंने मेरे लिए वही किया। क्योंकि मेरी माँ भी उस वक्त मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती थी। जरूरी नहीं है कि हर इंसान किसी फैसले को लेने से पहले हर किसी की नज़र में और उस परिस्थिति को देख पाए। उन्होंने जो किया वो सब मेरे लिए किया। इवन उन्होंने अपने बारे में भी नहीं सोचा। अब वनिका थोड़ी देर रुकती है और फिर अवंतिका की आंखों में देखते हुए कहती है, और यही तो आपने और किंग ने भी किया है ना, तो इसमें मेरी माँ गलत नहीं है। अवंतिका के चेहरे की मुस्कान अब धीरे धीरे गंभीरता में बदल गई। अब अनिका साफ साफ ये सब चीज़ देख रही थी, लेकिन अनिका फिर से कहती है, आप दोनों भी किंग, बूढ़े किंग यानी नाना जी और आप दोनों ने भी तो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से फैसले लिए हैं। उस समय आप लोगों को जो सही लगा आप दोनों ने वही किया है। हो सकता है कोई बाहर से देखकर कहे कि आपका फैसला गलत था, लेकिन आपके लिए उस वक्त वो फैसला सही था। तभी तो शायद सिचुएशन को देखकर आप लोगों ने वो फैसले लिए। अवंतिका आज बड़े ही ध्यान से अनिका की बातों को सुन रही थी और वो उसी की तरफ देख रही थी। इधर अनिका की बातों ने उन्हें अपने ही अतीत की एक झलक दिखाई दे रही थी। और अभी यहाँ पर अनिका की बातों को सुनने और समझने के बाद अब अवंतिका धीमी आवाज में कहती है, शायद तुम सही कह रही हो। दोनों के बीच में कुछ पल के लिए यहाँ पर खामोशी छा गई थी। अभी तक उनकी बातचीत स्वाति को लेकर ही चल रही थी कि तभी दोनों के ही कानों में एक भारी और बेहद ही परिचित आवाज पड़ी। अगर आज ये स्वाति पुराण पूरा हो गया हो तो जरा तुम दोनों मुझे बताने की कृपा करोगी कि वो झांसी की रानी इस बार क्या कर रही है। ये रोबीली आवाज सुनते ही तो अनिका और अवंतिका दोनों हुई एक साथ अब उस दिशा की तरफ मुड़ जाती हैं। जैसे ही वो दोनों उधर देखती हैं तो वहां पर कुछ दूरी पर बूढ़े किंग खड़े थे। उन्हें देखकर उनके चेहरे पर हमेशा की तरह वही गंभीरता थी जो हमेशा होती थी, लेकिन आंखों में हल्की सी शरारत भी साफ नजर आ रही थी, क्योंकि वो स्वाति के लिए उनके शब्द ऐसे ही रहते थे। उन्होंने दोनों की तरफ देखते हुए अपनी बात जारी रखी। वो कहाँ है, और सबसे बड़ी बात, उस बरगद के पेड़ का रहस्य स्वाति को कैसे पता चला। मुझे उस झांसी की रानी से बात करनी है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ है। ये सुनते ही अनिका और अवंतिका दोनों के ही चेहरे के भाव बदल गए। अवंतिका के चेहरे पर चिंता की अब हल्की लकीरें उभर आई थी। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बूढ़े किंग कब से उनकी बातें सुन रहे थे, इसलिए वो तुरंत अपना सिर झुकाकर बूढ़े किंग का अभिवादन करती है और कहती है, किंग। और फिर जैसे ही वो अनिका की तरफ मुड़ी, अनिका को वो यही कहने वाली थी कि अनिका ने अब तक किंग को यहाँ पर ग्रीट क्यों नहीं किया है, लेकिन तभी उसे ध्यान आता है कि अनिका तो खुद ही एक महारानी है और एक महारानी यहाँ पर किंग को ऐसे ग्रीट नहीं कर सकती, क्योंकि एक महारानी सिर्फ एक अपने से पूर्व महारानी को ही ग्रीट कर सकती है। क्योंकि रानी अवंतिका अपने डिसिप्लिन की बहुत ही पक्की थी, लेकिन अब ये बात समझ आने के बाद वो वहीं के वहीं रुक जाती है। रानी अवंतिका यहाँ पर अपने इन्हीं ख्यालों में ही थी कि तभी वो अपने ख्यालों से तब बाहर आती है जब उसे यहाँ पर अनिका की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि अनिका भी यहाँ पर अब अपने सिर को झुकाते हुए किंग को महाराज कहते हुए ही अब यहाँ पर उन्हें ग्रीट करती है। तो बूढ़े किंग भी अनिका की तरफ देखते हुए आदरपूर्वक उन्हें अभिवादन करते हैं। बूढ़े किंग के चेहरे पर अब यहाँ पर हल्की सी आज मुस्कान थी। अब वो अनिका का से थोड़े से गंभीर होते हुए कहते हैं, कहाँ है तुम्हारी माँ, वो झांसी की रानी? अरे उसे तो लंदन जाना चाहिए था ना, तो क्या वो तुम्हें बचाने के लिए वहाँ पर गई थी? अब अनिका ने कुछ पल सोचा और फिर बोली, अच्छा ही हुआ जो माँ वहाँ नहीं गई, लेकिन। और अब ये कहते हुए अनिका अचानक से रुक जाती है। माँ आखिर कहाँ हो सकती है? वो ठीक तो है ना?
अनिका की आवाज में अब स्वाति मल्होत्रा को लेकर चिंता साफ साफ नजर आ रही थी। इधर अवंतिका और बूढ़े किंग ने भी एक दूसरे की तरफ देखा और वो तीनों के दिमाग में अब एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर स्वाति गई कहाँ पर है। अगर वो लंदन नहीं गई है तो फिर इस वक्त वो कहाँ पर हो सकती है, और सबसे बड़ी बात, अगर वह कहीं गई भी थी तो बिना किसी को बताए क्यों गई। कहीं उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं है ना। अनिका के चेहरे पर अब अपनी माँ को लेकर चिंता साफ साफ नजर आ रही थी। इधर अवंतिका भी अब अपने पुराने गुस्से को भूल चुकी थी। उस समय उनके सिर्फ इतना मायने रखता था कि स्वाति सुरक्षित हैं। इधर बूढ़े किंग की आंखों में भी अब गंभीरता आ चुकी थी। अब वो धीमी आवाज में कहते हैं, हमें उसे ढूंढना होगा कि आखिर वो कहाँ गई है, लेकिन उससे पहले ये पता लगाना जरूरी है कि आखिरी बार उसे किसने देखा था। तीनों अभी इसी बात पर विचार कर रहे थे कि वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर दिल्ली में लाइफ केयर हॉस्पिटल में या अस्पताल के कमरे में अब तक भाग्यश्री को होश आ चुका था। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। कुछ पल तक वो सामने की छत को देखती रही, फिर उसकी नजर सामने रखी कुर्सी पर पड़ी जहाँ पर किशन मामा बैठे बैठे ही सो रहे थे। उन्हें इस तरह से असहज हालत में सोता हुआ देखकर भाग्यश्री को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो खुद उठने की कोशिश करना चाहती है लेकिन शरीर में अभी भी कमजोरी थी। उसने अपने पास खड़ी नर्स की तरफ देखा जो कि उसकी ड्रिप की बोतल बदल रही थी। भाग्यश्री अब धीमी आवाज में कहती है, जी सुनिए। इधर नर्स उसकी तरफ देखकर जी मैडम कहती है तो भाग्यश्री ने सामने सो रहे किशन मामा की तरफ इशारा करते हुए कहा, उन्हें जरा अच्छी तरह से लेटाकर सुला दीजिए ना, वरना इतनी देर तक ऐसे बैठे रहने से उनकी बैक में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ये सुनकर नर्स भी अब किशन मामा की तरफ देखती और वो सच में कुर्सी पर सिर टिकाकर गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें देखकर अब नर्स कहती है, जी बिल्कुल, और वो तुरंत अपनी जगह से उठी और कमरे में रखे सोफे के पास चली गई। उसने बड़ी सावधानी से किशन मामा को अब वहाँ पर उन्हें थोड़ा सा सीधा करके वहाँ पर लेटा दिया। फिर उनके सिर के नीचे कुशन भी लगा दिया ताकि उनकी गर्दन और कमर पर ज्यादा दबाव ना पड़े। किशन मामा को आराम से लेटाने के बाद नर्स ने वापस भाग्यश्री की तरफ देखा और कहा, अभी आराम से सो पाएंगे। तो इधर भाग्यश्री ने हल्की सी मुस्कान के साथ उनकी तरफ देखकर धन्यवाद किया। इधर नर्स बेबी यहाँ पर ड्रिप की लाइन एक बार फिर से चेक करती है और कहती है, आपको अब होश आ गया है तो डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ, वो आकर आपको चेक कर लेंगे। नर्स की उस बात पर भाग्यश्री भी हाँ में हल्के से अपने सिर को हिला देती है। तो ये कहकर नर्स कमरे से बाहर चली गई थी। कुछ ही देर बाद अब वो यहाँ पर डॉक्टर राजलक्ष्मी को अपने साथ लेकर वापस कमरे में आ जाती है। इधर राजलक्ष्मी अंदर आते ही सबसे पहले तो यहाँ पर अंजलि मल्होत्रा की स्थिति देखती है, क्योंकि उनकी नज़र में वो यहाँ पर अंजलि मल्होत्रा ही थी। उन्होंने अब उनकी नब्ज चेक की, ब्लड प्रेशर देखा और ड्रिप भी ध्यान से चेक की। इसके बाद उन्होंने कुछ सामान्य सवाल पूछकर यह सुनिश्चित किया कि अंजलि मल्होत्रा अब पूरी तरह से ठीक है। अब उन्हें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। जांच पूरी करने के बाद राजलक्ष्मी संतुष्ट होकर कहती है, अब आप ठीक हैं, आपकी रिकवरी भी अच्छे से होना शुरू हो गई है। अभी आपको बस थोड़ा समय और देना होगा। अब यहाँ पर भाग्यश्री भी एक राहत की सांस लेती है, लेकिन उसके मन में एक सवाल अभी भी था। उसने डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर क्या मैं अपनी रिपोर्ट देख सकती हूँ प्लीज। अब राजलक्ष्मी ने उसकी तरफ देखा और वो हल्की मुस्कान के साथ कहती है, अभी नहीं, इस वक्त आपकी अपनी रिपोर्ट के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अभी आपका काम सिर्फ आराम करना है। आपको पूरा बेड रेस्ट चाहिए तो और कुछ भी नहीं। भाग्यश्री अब कुछ कहने ही वाली थी कि तभी राजलक्ष्मी की बात सुनकर सामने सोफे पर लेटे किशन अब उनकी आंखें खुल जाती है। उन्हें कुछ पल इधर उधर देखा और जैसे ही उनकी नजर अब यहाँ पर अंजलि मल्होत्रा पर पड़ी तो वो तुरंत उठकर बैठ हो गए और वो जल्दी से उनके पास आए। उनकी खुली आंखों को देखकर उनके चेहरे पर राहत साफ साफ नजर आ रही थी। और अब वो कहते हैं, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया अंजलि, मैं तो बिल्कुल ही डर गया था।
इधर अंजलि भी अब उन्हें ऊपर से नीचे तक देखती है और फिर मुस्कान के साथ कहती है, वो तो आपकी शक्ल ही बता रही है। इधर किशन मामा ने हैरानी से अपना चेहरा छुआ और कहता है, मेरी शक्ल को क्या हुआ? अब अंजलि थोड़ी सी हंसते हुए कहती है, इतनी चिंता आपके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है, लग रहा है जैसे आप ही अस्पताल में भर्ती होने वाले हैं। ये सुनते ही तो यहाँ पर खड़ी राजलक्ष्मी की भी हंसी छूट जाती है और वो कहती है, आप दोनों को देखकर लगता है कि मरीज से ज्यादा परेशानी इनके साथ रहने वालों को हुई है। किशन मामा आप थोड़ा संकोच करते हुए कहते हैं, आप बिना डॉक्टर। इधर राजलक्ष्मी मुस्कुराई और फिर गंभीर होते हुए कहती है, वैसे किशन अंकल, प्रीति और क्रिश यहाँ आ रहे हैं, अब आप घर जाकर थोड़ा सा आराम कर लीजिए, यू नीड रेस्ट। किशन मामा आप तुरंत अपना सिर को हिलाते हुए कहते हैं, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, मैं ठीक हूँ, मैं यही ठीक हूँ और मैं यहीं पर ही रहूँगा। जब अंजलि को होश अभी आया है, ऐसे समय में मैं उसे कैसे अकेला छोड़कर जा सकता हूँ। इधर अंजलि बेबू उसकी तरफ देखती और धीरे से कहती है, लेकिन आप जाइए यहाँ से। इधर किशन माँ बाबू उनकी बात बीच में ही रोक देते हैं और कहते हैं, नहीं अंजलि, तुमने अभी होश आया है और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ। इधर राजलक्ष्मी ने दोनों की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है अंकल, लेकिन मैं तो अभी भी यही कहूँगी कि आप भी अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि आंटी के साथ साथ आपको भी अपना ध्यान रखने की सख्त जरूरत है। इधर यहाँ पर राजलक्ष्मी के जाने के बाद अब यहाँ पर अंजलि मल्होत्रा यानी कि भाग्यश्री अब यहाँ पर किशन मामा को घूर कर देखती है। जब किशन मामा की नज़र यहाँ पर अंजलि मामी के ऊपर जाती है तो उन्हें देखते हुए वो समझ जाते हैं कि आखिर अंजलि उन्हें ऐसे क्यों देख रही है, क्योंकि वो यहाँ से जा नहीं रहे थे, इसलिए वो यहाँ पर अंजलि की तरफ देखते हुए कहते हैं, अरे अंजलि ऐसे डरा क्यों रही हो, तुम्हारे बेटे को आने दो, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा और आराम भी कर लूंगा, अब ठीक है। इस बात पर अब यहाँ पर अंजलि यानी भाग्यश्री भी हाँ में अपनी पलकों को झमका देती है। तो इधर राजलक्ष्मी जो कि वहां पर उस कमरे से बाहर निकल गई थी, वो वहां पर नर्स से कहती है कि तुम इनका ध्यान रखना और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। इस बात पर नर्स भी हाँ में अपने सिर को हिला देती है और राजलक्ष्मी तो वहां से चली गई थी। तो उसके जाने के बाद वहां पर अब प्रीति और क्रिश आ जाते हैं। जैसे ही वो दोनों आते हैं तो भाग्यश्री अब किशन मामा से कहती है, जाइए अब आप घर जाइए। अंजलि की इस बात पर अब यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कहते। हालांकि वो यहाँ से अंजलि को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि वो अंजलि की बातों को भी इस तरह से नहीं टाल सकते थे, इसलिए वो वहाँ से अब ना चाहते हुए भी जाने लगते हैं। तो वहीं क्रिश जब अपनी माँ को ऐसे देखता है तो उसके चेहरे पर अब स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो अब अपनी माँ को यहाँ पर होश में देखकर अब काफ़ी रिलैक्स फील करता है और वो अब उनके पास जाकर बैठ जाता है और कहता है, आप ठीक तो है ना माँ। क्रिश की इस बात पर अब यहाँ पर अंजलि मल्होत्रा हाँ में अपने सिर को हिला देती है। तो इधर दूसरी तरफ मारवा हाउस में अनीका भी सुहासनी मारवा के रूप में ही थी। वो यहाँ पर सुहासनी मारवा से रोहित के लंदन जाने की परमिशन लेने के लिए आई थी और जब उसने यहाँ पर दादी माँ को बताया कि मिस्टर मारवा को लंदन जाना होगा तो पहले तो दादी माँ उन्हें साफ साफ मना कर देती है, कहती है कि नहीं, मेरे बेटे की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, रोहित बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ऐसी हालत में मैं उसे कहीं भी नहीं जाने दूंगी, भले ही चाहे कैसी भी डील क्यों ना हो, क्योंकि हर एक डील से ज़्यादा रोहित की जान ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब अनीका ने सब कुछ उसे बताया तो वो अब कहती है, क्या सच में उनका जाना जरूरी है। इस बात पर अनीका ने कहा, अगर जरूरी नहीं होता दादी माँ तो खुद ही मना कर देती। अनीका की इस बात पर दादी माँ कहती है, क्या रोहित का जाना इतना जरूरी है? मेरा मतलब है कि ये काम तो कोई भी कर सकता है ना, तो क्या वो अपने किसी और आदमी को वहाँ पर नहीं भेज सकता? दादी माँ की इस बात पर अब अनीका कहती है, हाँ कर तो सकता है दादी माँ, फिर आप ही तय कर लीजिए कि आखिर किसे उस लंदन के प्रोजेक्ट को संभालना होगा। ये कहते हुए अनीका वहाँ से चली जाती है।
तो वही सुहासिनी मारवा कहती है इस बार ये काम वो हंसराज और पंकज करेंगे। जब जब देखो वो दोनों टाइम पास करते रहते हैं, हाँ मानो जैसे और कोई काम उन दोनों को है ही नहीं। अरे इन दोनों ने आज तक कोई ढंग का काम किया ही नहीं है। अब मैं भी देखती हूँ कि आखिर ये दोनों कैसे मेरी बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि अब लंदन के प्रोजेक्ट को तो ये दोनों ही संभालेंगे। यही कहकर वो अपने रूम से बाहर निकलकर अब हंसराज मारवा के रूम की तरफ जाने लगती है। तो इधर दूसरी तरफ वाराणसी में यहाँ पर स्वाति अब खुद के इमोशंस को कंट्रोल करते हुए ही कहती है, बताइए बताइए ना, आखिर क्यों पीरामल रियासत ने रावत रियासत को बर्बाद किया। इस बात पर वो शख्स कहता है, उस दिन जब रानी वसुंधरा को दीवार में चुनवा दिया गया था तो उसके बाद। अब ये कहते हुए ही ये शख्स अब यहाँ पर अपने उस दिन के ख्यालों में चला जाता है। वो कहता है कि किले के उस बुर्ज पर राजा रणविजय खड़े थे। वहां से नीचे का पूरा मैदान साफ दिखाई दे रहा था। महल के सैनिक चारों तरफ तैनात थे और वातावरण में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। रणविजय के साथ उनका विश्वसनीय मंत्री भी खड़ा था। मंत्री के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो धीरे से अब कहते हैं, महाराज एक बार फिर से सोच लीजिए, अभी भी देर नहीं हुई है। जो होने वाला है उसे रोका जा सकता है। इधर रणविजय ने नीचे देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, आपने देखा अपनी रानी को। अब मंत्री ने चुपचाप उनकी तरफ देखा। रणविजय की आंखों में गुस्सा थी और चोट दोनों थी। उनकी नजर बस उस मर्द शरीर पर ही रही थी। एक बार भी उसे हमारी चिंता नहीं हुई। एक बार भी उसने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा। वो बस उसी मरे हुए आदमी को ही देख रही थी, उसी चरवाहे को ही देख रही थी। उसने तो एक बार हमसे ये रिक्वेस्ट तक नहीं की कि हम उसे छोड़ दें, क्योंकि उसकी आंखों में ना तो कोई डर था ना ही कोई पश्चाताप था। अब यहाँ पर मंत्री कुछ कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन रणविजय अब अपना हाथ उठाकर उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं, अब हमें कोई भी सफाई नहीं सुननी, क्योंकि हमें जिससे सफाई की उम्मीद थी, जब उसी ने अपनी सफाई नहीं दी तो मुझे अब नहीं सुननी। उनकी आवाज़ में बरसों से दबा हुआ मानो दर्द निकल रहा था। वो अपने प्रेम में इतनी पागल हो चुकी है, इतनी कि अपनी मर्यादा तक भूल गई। हमने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। हमने उसे रानी का सम्मान दिया, उसे वो सब दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और ये कहते हुए ही रणविजय अब अपनी मुट्ठियों को बीच लेते हैं और गुस्से में कहते हैं, हमने क्या कमी की थी उसमें। हाँ, ऐसा क्या था जो हम उसे नहीं दे पाए और उस चरवाहे ने उसे दे दिया। इधर ये सुनकर मंत्री गंभीर होकर कहते हैं, महाराज प्रेम की तुलना किसी चीज से नहीं की जा सकती। रणविजय गुस्से में अपनी तीखी नजरों से उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, बस 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 करो। इधर अब यहाँ पर ये सुनते ही वो मंत्री भी चुप हो जाता है। तो अब यहाँ पर रणविजय फिर नीचे देखने लगते हैं और कहते हैं, हमने उसे अपना नाम दिया, अपना राज्य दिया, अपने बच्चों की माँ बनने का सम्मान दिया, लेकिन उसके दिल में हमारे लिए कभी वो जगह थी ही नहीं। उसका दिल तो हमेशा उसी चरवाहे के पास था। कुछ क्षणों के लिए वहाँ पर फिर से खामोशी छा जाती है। इधर यहाँ पर सामने रानी को दीवार में चिनवा दिया गया था और उसकी आंखें सिर्फ उस मर्द शरीर पर ही टिकी हुई थी, आखिरी ईंट रखे जाने तक। उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं था। हाँ, रणविजय के लिए ये दृश्य एक असहनीय था। अब उन्होंने अपने सैनिक की तरफ देखते हुए कठोर आवाज में कहा, और अब उस शरीर का क्या करना है। इतना सुनते ही कुछ सैनिक आगे बढ़े। अब एक सैनिक ने सिर झुकाकर कहा, महाराज आप आदेश दीजिए। इधर रणविजय बिना किसी भाव के कहते हैं, उस शरीर को इस किले से बाहर फेंक दो। अब मंत्री हैरान होकर उसकी तरफ देखते हैं और इधर रणविजय की आवाज अब और भी कठोर हो गई थी। वो कहते हैं, हाँ मैं सही कह रहा हूँ, उस चरवाहे के शरीर को बाहर फेंक दो। चील और कौवे नोच नोच कर उसकी देह को खाएंगे, तभी शायद हमें तसल्ली मिलेगी। इधर मंत्री के चेहरे पर चिंता और भी बढ़ गई थी। वो ये अनर्थ होते हुए नहीं देख सकता था, लेकिन रणविजय ने तो अपना निर्णय सुना दिया था और अब वो कहते हैं, हमारा आदेश सुन लिया ना। तो अब ये सुनकर वो सैनिक भी, जी महाराज कहते हैं।
सैनिक अब उस मृत शरीर को वहां से ले जाने के लिए आगे बढ़े ही थे कि तभी किले के दूसरे हिस्से से कुछ और सैनिक तेजी से दौड़ते हुए रणविजय के पास आए। उनके चेहरों पर घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। इधर एक सैनिक झुक कर अब उन्हें कहते हैं, राजा साहब। अब रणविजय उसकी तरफ देखकर कहते हैं, क्या हुआ? तो वो सैनिक अब भागते हुए कहता है, महाराज हमें अभी अभी एक ऐसी खबर मिली है। ये कहते हुए ही वो सैनिक अभी एकदम से ही रुक गया। उस सैनिक को इस तरह से चुप देखकर अब यहाँ पर रणविजय कहते हैं, अब अपना मुंह भी खोलोगे? तो हिम्मत करते हुए वो सैनिक कहता है, वो हमारे किले पर आक्रमण हुआ है। ये सुनते ही तो राजा ने कहा, कौन है वो लोग और किस रियासत के हैं? किसने हमारे किले के ऊपर आक्रमण किया है? रणविजय की इस बात पर अब उस सिपाही ने कहा, सिर्फ 10 लोग हैं और वो हमारी सेना पर वो 10 लोग ही बहुत ही भारी पड़ते जा रहे हैं। इस बात पर तो रणविजय का गुस्सा मानो एकदम से ही फूट जाता है और वो अब कहते हैं, तुम सभी को शर्म नहीं आती है? अरे हमारे पास 10,000 की सेना है और वो मिलकर भी 10 लोगों का सामना नहीं कर पा रही। हाँ, लानत है तुम सब पर। जाओ तुम सभी और हाँ, किले का मुख्य द्वार बंद कर दो। कोई भी उन लोगों में से उन 10 के 10 में से कोई भी अंदर ना आने पाए। हम अब खुद इस युद्ध में शामिल होंगे। यहाँ पर उन्होंने ये कहा ही था कि तभी उनकी नज़र जब अपने मुख्य द्वार पर जाती है तो उनके सेना के कुछ सिपाहियों को वो अब अपने दोनों हाथों में दबोचते हुए ही 10 लोग अब यहाँ पर अब तक अंदर आ चुके थे, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर रणविजय अपनी पूरी की पूरी लड़ाई की रणनीति बनाते तब तक तो वो 10 लोग ही यहाँ पर उनके इतने सारे सिपाहियों को मारकर वो खुद इस मेन दरवाजे से अंदर आ रहे थे। उनका हर एक वार यहाँ पर उसके सैनिकों पर काफ़ी ही जानलेवा हो रहा था। उस जमाने में भी वो सभी मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे। उन 10 में से 2 लोग अब यहाँ पर राजेंद्र की बॉडी के पास आकर रुक जाते हैं, मानो वो यहाँ पर उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हों। तो वहीं जो 2 लोग यहाँ पर उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो एक शख्स अब यहाँ पर अपने तेज कदमों से अब उस दीवार की तरफ जाता है जो कि अभी भी यहाँ पर बनाई थी, जिसमें यहाँ पर वासु को जिंदा इस दीवार में चिनवाया गया था। जितने भी लोग उस शख्स और दीवार के बीच में आ रहे थे, वो शख्स उन सभी को एक एक करके यहाँ पर अपने एक वार से ही मार गिरा रहे थे।